ये एक बार और समझ लो पूरा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो एक बार जल्दी से, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन का, कोई भी कार्बोक्सिलेट आयन होगा उसका एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा है वो ये होता है कि C2C और A2A, मतलब एनोड पे एनाइंस जाएंगे, एनाइंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड, कैटाइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो एनाइन क्या है RCOO माइनस, कैटाइन क्या है K प्लस। इनफैक्ट यहाँ अपन ने क्या लिया Na प्लस। एक कैटाइन होता है एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस विच इज फ्रॉम वाटर, OH माइनस फ्रॉम वाटर। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं और कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होके रिसीव करता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाएगा RCO रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, दो मॉलिक्यूल होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और ये दोनों R रेडिकल CO2 रिलीज करके, तो CO2 एनोड पे बन रहा है और R रेडिकल कंबाइन होके RR बना लेंगे। यहाँ पे कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन ये होता है, यहाँ पे प्रोपोगेशन होता है सर वो वाले रिएक्शन में, रेडिकल फॉर्मेशन में इनिशिएशन और प्रोपोगेशन होता है इसमें इधर। नहीं बेटा देखो, इनिशिएशन वगैरह स्टेप तब होता है जब आपको सनलाइट की वजह से आप करा रहे हो। ठीक है, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हो ना। ओके सर। इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं होता है वो जरूरी। तो H2O इलेक्ट्रॉन लेके H2 देगा। ठीक है, और ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, जैसे ही आप कोई एनाइन देखो कार्बोक्सिलेट आयन, आप उसका R रेडिकल बनाओ, दूसरे का R रेडिकल बनाओ और दोनों को मर्ज करके RR करो। CO2 NaOH H2, ये दोनों एनोड पे बनेंगे, ये कैथोड पे बनेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन लिया, R1COO के R2COO के इनका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा, तो इसका ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, R1 रेडिकल, इसका R2 रेडिकल। Now R1 can combine with R1, R2 can combine with R2, and R1 can combine with R2. So we will have 3 alkanes. प्लस इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, साइड प्रोडक्ट के लिए मैंने ये बताया हुआ है, देखो 3 साइड प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा इसमें। साइड प्रोडक्ट्स इन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है R रेडिकल RCO रेडिकल से कंबाइन होकर एस्टर बनाए, बट ये हल्का फुल्का परसेंटेज होता है, माइनर होता है। और R रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन करके एल्केन प्लस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2 रेडिकल विल कंबाइन विद CH3CH2 रेडिकल। तो देखो इस रेडिकल ये अल्फा है तो ये बीटा हो गया, इसका देखो इसने बीटा हाइड्रोजन पिकअप करा, ये क्या बन जाएगा C2H6, और बीटा हाइड्रोजन लूज करने के बाद ये क्या बन जाएगा एल्कीन। सो देयर कैन बी सम माइनर प्रोडक्ट लाइक एल्केन एंड एल्काइन, एल्केन एंड एल्कीन on disproportionation of radical, and there can be some amount of ester, and the majority of the product will be converted into alkane. ठीक है, साइड प्रोडक्ट आपसे कभी पूछे नहीं जाएंगे, वो तो मैंने बता दिए कई बार, एडवांस में एक दो ऑप्शन आ जाते हैं इस तरीके के। अब देखो R1CO के R2CO के कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, दीज आर द एल्केन्स। अब साइड प्रोडक्ट क्या होगा, हो सकता है कि R1 का एस्टर बन जाए विद R2, हो सकता है R2 का एस्टर बन जाए विद R1, हो सकता है R1 का R1 के साथ एस्टर, हो सकता है R2 का R2 के साथ एस्टर, और इन दोनों के डिस्प्रोपोर्शनेशन से इनके एल्केन्स बन जाएंगे और जो बचेंगे वो एल्कीन्स बन। एक ये क्वेश्चन लिया CH3COO के C2H5COO के, इसका एल्केन CH3CH3, इसका एल्केन C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका इसके साथ एल्केन, तो वो हो जाएगा प्रोपेन। तो इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, दीज आर द मेजर प्रोडक्ट। और देखो चारों एस्टर बना दिए, CH3 का C2H5 के साथ, C2H5 का CH3 के साथ, CH3 का CH3 के साथ, C2H5 का C2H5 के साथ, और इन दोनों के डिस्प्रोपोर्शनेशन से ये इसका हाइड्रोजन पिकअप करेगा तो CH4, और ये हाइड्रोजन लूज करके C2H4। अब ये इसका हाइड्रोजन पिकअप नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है,
लेकिन ये खुद का हाइड्रोजन पिकअप कर सकता है C2H6 और ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H4 में। बेसिकली 2 बार C2H4 लिखने की जरूरत नहीं। ये इस तरीके के क्वेश्चन जेई में आते हैं। देखो, एक ही कंपाउंड में 2 सॉल्ट दिए हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका रेडिकल बनाओ, इसका रेडिकल बनाओ और कंबाइन करो। तो समझ गए? ज्यादा से ज्यादा पता बेटा इसमें क्या पूछा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एनोड पे बनेगा या कैथोड। सो डेफिनेटली इट विल बी एट एनोड, इट विल बी एट एनोड एंड दिस वन विल बी एट कैथोड। निकलने वाली गैसेस को कैथोड एनोड पे कहाँ बनेगा ये पूछा जा सकता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पे C+O माइनस K प्लस, C+O माइनस K प्लस, इसका कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बेटा इसमें क्या होगा, इसका यहाँ रेडिकल और मर्ज होके क्या बन जाएगा, बेटा समझ आया ये? ये यस सर। जल्दी एडवांस में आ चुका है। इसमें यहाँ रेडिकल, दोनों जगह रेडिकल बनाओ और बॉन्ड बना दो। इसमें यहाँ रेडिकल, दोनों जगह रेडिकल आके एक बॉन्ड बना दो। क्लियर है बेटा? इसमें यहाँ रेडिकल, यस यहाँ रेडिकल। Yes, sir. ये हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो जरा एक अच्छा क्वेश्चन। बताओ जरा इनमें क्या होगा।
ये बताएगा फर्स्ट वाले में क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द आंसर। देखो बेटा एक्सपेक्टेड आंसर तो ये है ना, बोलो। हाँ सर। Yes, बट sir. बेटा हमेशा याद रखना दिस इज अ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और पता है ये जेई 2007 में क्वेश्चन आ चुका है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स विल नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, या एट रूम टेम्परेचर दे आर अनस्टेबल। तो एंटी एरोमेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो ये कभी नहीं बनेगा आपका किसी भी रिएक्शन। तो अब होता क्या है, इनका हो जाता है डाइमराइजेशन, कभी भी ये बनेगा। देखो यहाँ पे एक्चुअली में ये बना होगा बेटा, बोलो, इन रियलिटी ये बना होगा ना। हाँ सर। तो अब ये अकेले जो इंटरनली ये कपलिंग करके अनस्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये दो लोग कपलिंग करके फिर प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखो ऐसे, देखो जब खुद का खुद से रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, जब खुद का खुद से रिएक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपस में करेंगे फिर। और क्या आ जाएगा आंसर, कुछ ऐसा दिखेगा ना बेटा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा। अब देखो एक बात और याद रखना, इन एनी रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कहीं आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है तो आप ये कभी मत बनाना, वो तुरंत डाइमराइज हो जाता है इसमें। क्लियर है बेटा, बोलो बेटा। Yes, sir. जी सर। अब देखो जरा आगे वाला और सुंदर क्वेश्चन है। और मैं जिस तरीके से प्रोसीड कर रहा हूं वो आपको सीखना है। देखो अपन ने सीखा क्या है, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल। क्लियर। अब बेटा ये बताओ, कभी आपने ट्रिपल बॉन्ड जो होगा अगर इन्हीं दोनों का रिएक्शन बना दिया तो ये आएगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं sir. क्यों? Because this will be sp carbon and sp carbon should be linear. बोलो। हाँ सर। हाँ। Now this cannot be a product. बेटा ये तो स्ट्रक्चरली गलत हो गया ना। जी Yes, सर। sir. Yes, ठीक है। sir. अब बेटा एक देयर इज वन पॉसिबिलिटी ऐसा हो जाए, देयर इज वन पॉसिबिलिटी इस तरीके से ये दोनों कपलिंग कर जाए और ये दोनों, बिकॉज अब देखो इंटरनली फिर नहीं हो रहा है तो वी विल लुक फॉरवर्ड और एक्सटर्नली। सो नाउ दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। बोलो बेटा। सर वो एंटी एरोमेटिक हो Yes, जाएगा ना। sir. सो अगेन ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बट हालांकि ये एग्जिस्ट करता है, बट यस इट इज अनस्टेबल। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें थोड़ा विजुअलाइज करो तो पता क्या बन रहा है। देखो ध्यान से, इसमें ट्राइमराइजेशन होता है। देखो हालांकि दिस विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन देखो ये बनेगा क्या, हाँ सर। Yes, sir. सो दिस विल बी प्रोडक्ट एंड दिस विल बी प्रोडक्ट। अब देखो एट द सेम टाइम तीन रेडिकल कंबाइन होना थोड़ा कठिन होता है, बट यस ये बनेगा, ये भी बनेगा। एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा,
ये मिलता है ऑप्शन में, आप टिक कर देना, ये मिलता है आप टिक कर देना, दोनों मिलते हैं आप टिक कर देना। बट कुछ बुक्स में ऐसा रिटन है, ऐसा लिखा हुआ है कि ये आपका काफी अच्छा अमाउंट में बनता है, बट उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। समझ गए बेटा? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये अगर जेई में आएगा तो बच्चे इसको इनकरेक्ट कर देंगे। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा? दिस इज 8-membered ring। इसमें देखो बेटा क्या बनता है, बताता हूं। इसमें यही बनता है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर रिंग का नंबर ऑफ कार्बन, अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 8 या 8 से ज्यादा है तो रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, बिकॉज इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि दिस कैन बी अ लीनियर अरेंजमेंट। बेटा समझ गए? देखो बताता हूं कैसे। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना। बोलो बेटा, काउंट करो कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो देखो अगर अगर 8 कार्बन है या उनसे ज्यादा है, सो दिस सिस्टम कैन बी लीनियर ना। ये तो देखो लीनियर है और ये फ्रेम भी 6 मेंबर Yes, sir. बहुत जबरदस्त बात है। ऐसा बता रहा हूँ, आप किसी से पूछोगे ये क्वेश्चन इनकरेक्ट कर देगा। अगर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है कि फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में सेट कर लो कि अप टू 7-membered रिंग ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता है रिंग में, बट 8-membered से आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, अगर इसका ये प्रोडक्ट बन सकता है तो फिर तो हम यही बनाएंगे ना, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज मच मोर फास्टर देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। बेटा समझ गए? हाँ सर। चलो अब एक इसका मैं आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस कंपाउंड में यहाँ COON है, यहाँ COON है, ये सेकंड, ये थर्ड, और एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 4th। सॉल्व करो। ये पहले 1 2 3 करो। 1 2 3 में जो सेकंड वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो बेटा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है ना। यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल, तो क्या आ जाएगा? ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ रेडिकल, अब या तो एक ऑप्शन है आप ऐसा गंदा सा बॉन्ड बना दो, है ना, ये ना होके ये रेडिकल ऐसे था, इस रेडिकल को रीअरेंज कर दो पूरा, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ पहुंच के क्या हो जाएगा यार? समझ गए बेटा? ये समझ आ सर गया? पहले वाले में दिक्कत क्या है? मतलब पहले ऑब्वियसली वाले में राइट वाला ज्यादा स्टेबल है, बट फिर भी ऐसा बेटा प्रॉब्लम ये है, दिस इज डीवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। डीवार स्ट्रक्चर ये कम स्टेबल होता है। ठीक है। बेंजीन का ये डीवार स्ट्रक्चर होता है। और देखो हाँ सर, ठीक है। प्रॉब्लम तो ऐसा भी है ना
बिकॉज जो बॉन्ड बनता है वो बनता है एक दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल के पेनिट्रेशन से। तो ये दोनों एटम के ऑर्बिटल कहां से पेनिट्रेट कर पाए, समझ गए ना? हाँ सर। ये डिबार स्ट्रक्चर होता है और ये कैपिकुले स्ट्रक्चर होता है, ये एरोमेटिक होता है। अब इसमें देखो जरा, इसमें वही प्रॉब्लम है क्या, ये तो बन नहीं पाएगा, 6 मेंबर में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता। तो इसमें क्या होगा, डाइमराइजेशन, और ये काफी डिसेंट अमाउंट में बनता है, ठीक है। यस, देयर कैन बी ट्राइमराइजेशन आल्सो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन, है ना, बट ये आंसर होगा तो ये मिल जाएगा। ट्राइमराइजेशन की थोड़ी टेंडेंसी कम होती है बिकॉज एट द सेम टाइम 3 लोग उसी टाइम में आके कोलाइड करें, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ गया बेटा? हाँ सर। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि इसका कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है उसका DU कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 9। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो क्या है, CH3 COONA, C2H5 COONA, C3H7 COONA, मिथाइल है, इथाइल है और यहाँ प्रोपाइल है along with carboxylate and this। इसके कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस पे बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्केन्स एक्सक्लूडिंग माइनर एल्केन्स फॉर्म ड्यूरिंग द डिस्प्रोपोर्शनेशन। मतलब आपको जो डिस्प्रोपोर्शनेशन पे एल्केन मिल रहे थे ना बेटा, वो नहीं बताने हैं, सिर्फ आपको इन्हीं के साथ कपलिंग बताना। एक बार बिना पेन टच करे आंसर बताओ जरा। आई वांट कि आप पेन ना मत टच करो, आप अपने ब्रेन से इसका आंसर बताओ। बिना पेन टच करे बताना है। सर 6। सर 5। आंसर 6 आएगा ना? हाँ सर। देखो क्या गलती होती है, एक हो गया R1 रेडिकल, एक हो गया R2 रेडिकल और एक हो गया R3 रेडिकल, यही 3 बनेंगे। तो क्या बन सकता है, R1 का R1 के साथ, R1 का R2 के साथ, R1 का R3 के साथ। अब R1 के सब बन चुके हैं, हाँ। बोलो बेटा, प्लस R2 का R2 के साथ, प्लस R2 का R3 के साथ। अब R2 का R1 के साथ तो बन चुका है ना, हाँ प्लस R3 का R3 के साथ। So these are सर 6। सर लेकिन ये वाले केस में CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 will be the same radical। सुनो सुनो, तो नॉर्मली अगर हम पेन टच नहीं करेंगे तो इस तरीके से 6 आएगा आंसर जल्दबाजी में। यस सर। अब बताओ ये R1 क्या होगा, CH3 ना, बोलो। यस सर। ये क्या होगा, CH3 CH2 यस सर। if this one is R1, if this is R2 and this is R3, बेटा समझ गए?
ये क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। अब बताओ R2 से क्या बनेगा? R1 R3 जैसा ही बनेगा। हाँ, तो ये गलती हो जाती है जब हम पेंट, मैंने क्यों बोला था बिना पेंट टच करे बताना? यस सर, मैंने 5 ही बोला था। सही है, वेरी गुड। तो तुमने दिमाग लगा दिया ना। यस सर। जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ होता है। ऐसा बेटा क्या होगा R2 R3 में? CH3 CH2 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 CH3 और R3 क्या हो जाएगा, हेक्सेन। बेटा समझ गए? फिर ना समझ आया तो मैं क्या गलती करी नहीं, एक बार तुमने? बताओ ना, मेरे को नहीं हाँ समझ। सर। 5 क्यों होंगे? बेटा देखो ना, ये R1 R3 क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी R1 R3? ब्यूटेन ना। सेम एज R2 R2। ओके हाँ। तो फिर हाँ इसका ठीक है, ठीक है। आंसर, हाँ ठीक अब है। सुनो जरा बेटा, जेई में और नॉर्मल एग्जाम में स्लेट डिफरेंस है। इसका आंसर कितना आएगा 5? बेटा समझ आ गया? हाँ सर। So this is all about Kolbe electrolysis. अब देखो जरा, सारी बातें जो अभी अपन ने 3 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी है एल्केन की, उनका कंक्लूजन क्या है ये देख लो। सारा कुछ भूल के आप ये याद रख सकते हो, C1 से C4 क्या होते हैं, गैस। जो एल्केन होते हैं अप टू 4 कार्बन गैस होते हैं, उनका डेंसिटी काफी लो होती है। C4 से C17 लिक्विड हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे डिसेंट अमाउंट ऑफ वंडरवॉल फोर्स आ जाते होंगे, इसलिए वो लिक्विफाई हो गए। और C17 के बाद क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर होने के बाद भी सॉलिडिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, है ना, इसलिए उसका सॉलिडिफाई होने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर बेटा? सो दिस इज फिजिकल स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो सरफेस एरिया देखना, और इलेक्ट्रिकल चीजों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्फेरिकल चीजों का इंटरलॉकिंग कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से लेकर पेंटेन तक इंक्रीज होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन और मिथाइल प्रोपेन में ब्यूटेन का ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का जो की पॉइंट है वो 3 की पॉइंट अपन को याद रखने हैं। देखो melting point is directly proportional to molecular weight in most of the cases। अच्छा, कौन कौन से इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे? एवरीवेयर इट इज वैलिड एक्सेप्ट प्रोपेन। CH4 C2H6 एंड C3H8। बोलो बेटा, कोई तकलीफ इसमें? बोलो बेटा, इतनी बात समझ गए? और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है एक्चुअली में, वो होता है बेटा सिमेट्री। जैसे आप ऐसे देखो, ये बताओ कौन सी आइस जल्दी पिघल जाती है, जो क्यूबिकल आइस होता है, सिमेट्रिक आइस होता है या डिसिमेट्रिक आइस? डिसिमेट्रिक। तो क्या होता है सिमेट्री जैसे जैसे, अब देखो जरा यहाँ, जब ऑड नंबर कार्बन से हम इवन नंबर कार्बन पे जाएंगे और C इंक्रीज हो रहा है तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, लेकिन इवन ज्यादा सिमेट्रिक होंगे ना, इवन कार्बन ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं। जैसे 2 कार्बन है, दोनों तरफ एक एक कार्बन, समझ गए? तो इवन नंबर ऑफ कार्बन के जो एल्केन होते हैं वो ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं।
क्लियर है बेटा इतनी बात? बोलो। तो मोर सिमेट्रिक, मोर मेल्टिंग पॉइंट, उसमें ब्रांचिंग था, यहाँ सिमेट्री है। अब बताओ जरा, इसमें और इसमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सोच के बताना। Which one is more symmetric? सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा, सिमेट्री अगर बढ़ती है तो पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ता है ना। सर हमने Solid state नहीं हुआ आपका? पढ़ा नहीं है सॉलिड स्टेट। अच्छा ऐसे देख लो, क्यूबिकल आइस है, क्यूबिकल आइस में जो इंटरेक्शंस होंगे वो ज्यादा होंगे ना। अच्छा चलो ऐसे बताओ, किसी एक बैग में आपको बुक्स रखनी है, ठीक है, तो आप ज्यादा रख दोगे, या कोई डिसिमेट्रिक चीजें रखनी है तो ज्यादा आ जाएंगी। सर बुक्स। बुक्स ज्यादा आ जाएंगी ना उसमें, बिकॉज वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। तो इसमें ये ज्यादा सिमेट्रिक है, ये सुनो। और मेल्टिंग पॉइंट अगर आपसे ऐसे बोला जाए, C4, C5, C6, तो ऐसे इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो याद रखना, मोर सिमेट्रिक, मोर मेल्टिंग पॉइंट, ये हमेशा याद रखना, ये हर चैप्टर में यूज होगा। चलो अभी एक क्वेश्चन देखो जो इसमें काफी स्टाइलिश बनता है, वो ये क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा जेई में, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस इन C6H12, C6H14 and C5H10, C5H12 is X unit, ठीक है। और नॉर्मल है, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन। मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस इन C6H14 एंड C7H16, ये भी दोनों नॉर्मल वाले हैं, मतलब ओपन चेन, ठीक है, मतलब लीनियर, इज Y यूनिट। व्हाट इज द रिलेशन इन X एंड Y? तो बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल प्योर रटने वाला क्वेश्चन है, जबकि ये रटने वाला नहीं है। ये बात पूरे सारे डेटा आप देखोगे तो उसमें आपको X यूनिट बड़ा मिलेगा, किससे? Y से। तो ये बात समझ गए? ये बात समझ आ गया? बोलो बेटा। यस सर। ये समझ आ गया है ना? तो ये थे तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? कौन सिमेट्रिक ज्यादा है बताओ? ये ज्यादा सिमेट्रिक है ना अभी। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। इवन से ऑड में जाने पे जो जंप होगा वो कम होगा, इवन से ऑड में, और ऑड से इवन में ज्यादा होगा। देखो C2H6 प्लस Cl2 1:1 मोलर रेशियो है। यहाँ सनलाइट है, टोटल पॉसिबल
प्रोडक्ट बताने थे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मतलब HCl वगैरह नहीं। तो देखो ये मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को, क्या कि अगर ये 1:1 है तो मोनो हेलोजिनेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर Cl2 है और सनलाइट है और अगर आपने रेडिकल जनरेट कर दिए तो सारी टाइप की पॉसिबल रिएक्शंस होंगी। तो इसमें जो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे वो क्या क्या होंगे बोलो? सब पर मेजर प्रोडक्ट मोनो होगा ना? नहीं बता सकते बेटा, रेडिकल मैकेनिज्म। C2H5Cl, हाँ वो तो देखो ऐसा है, अगर हमसे ये पूछे प्रोडक्ट पूछता तो मैंने ये बताया है आपको कि नथिंग इज स्पेसिफाइड देन वी विल कंसीडर मोनो ओनली। बेटा समझ गए? हाँ सर। इसका 9 आंसर आता है यार, ये कराया हुआ है पहले आप लोग। ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं, बोलो बेटा। इसका एक Yes, ही sir. पॉसिबिलिटी होगा, इसके 2 पॉसिबिलिटी होंगे। कौन कौन से? दोनों एक पर लगा दो और दोनों अलग अलग पे लगा दो। बोलो बेटा। Yes, sir. इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी थी, तीनों एक पर या फिर एक पे 2 एक पे 1। इसके भी 2 आए थे, 2 4 5। इसके भी 2 आएंगे, एक पे 3 और एक पे 1, या फिर दोनों पे 2 2। समझ गए बेटा? इसका एक ही पॉसिबिलिटी होगा और इसका एक ही, एक में 3 और एक में 2 और इसमें दोनों में 3 3। तो आंसर कितना है, गैस करना है। बेटा ये एक बार हैंड रेज करो अगर समझ आ गया हो। बाकी समझ नहीं आया क्या? रेशियो से कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, तो इसमें मोलर रेशियो से? नहीं 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 बेटा, देखो अगर ये बोला है कि दिस इज एन एक्सेस, दिस इज एन एक्सेस, Yes, sir. अगर ये बोला है दिस इज एन एक्सेस, तब तो सारे ही बनेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है और एक पूछा है तो अपन मोनो बना देंगे। यस Yes, sir. लेकिन यहाँ पे तो पूछा था ना टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो मैंने ये बात आपको बताई थी ना कि Cl2 का अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो 4000 प्रोपोगेशन स्टेप्स करता है Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो वो कुछ भी कर सकता है, और एक मोल भी कम थोड़ी ना होता है यार, एक मोल में भी तो कितने सारे पार्टिकल होते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब एक काम करो, नेक्स्ट बेटा देखो एल्केन में ये रिएक्शंस होंगे, एक होगा नाइट्रेशन, एक होगा सल्फोनेशन, तीसरा होगा एरोमेटाइजेशन, फोर्थ होगा आइसोमराइजेशन, ठीक है, और फिफ्थ होगा क्रैकिंग और पाइरोलिसिस। देखो जरा एक बार नोट्स में,